हम लोग जब बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी कहते हैं, तो स्टार्ट ये पॉइंट आपका होता है कि माइक्रो, तो देखिए जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, वहाँ पर क्या होता है, उनका माइक्रो जो होता है वो बहुत छोटी यूनिट होती है जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पर एक कंज्यूमर को ले लेते हैं, यानी उपभोक्ता एक सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो उपभोक्ता सबसे छोटी इकाई है। वहीं अगर प्रोडक्शन में हम बात करते हैं तो उत्पादक, एक उत्पादक जो होता है उसका व्यवहार क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो अर्थशास्त्र में जो छोटी इकाइयां होती हैं, माइक्रो यूनिट्स होती हैं, वो कंज्यूमर को लिया गया। अब उससे छोटी इकाइयां नहीं होती हैं, तो यानी व्यक्ति विशेष के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या व्यवहार का अध्ययन होता है, बिहेवियर जो फिनोमिना होता है, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग पार्ट बनाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, इसको 5 सेक्शंस में बांटा गया है और इनके व्यवहार का अध्ययन हम यहां पर करेंगे। जैसे उत्पादक का व्यवहार क्या होता है, लाभ अधिकतमीकरण करना होता है, कंज्यूमर का क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन करना होता है। उसी प्रकार क्या होता है, पूरी अर्थशास्त्र को जब हम एनालिसिस करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम हमको आती है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग सॉल्व करने की यहां पे बात करेंगे। अब देखिए क्रमबद्ध रूप से अगर हम देखते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी जिसे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र की शाखा है जो ये अध्ययन करता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, ठीक है, आपका क्या हो जाता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट की ये बात करता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन लेवल में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी एनालिसिस को जब हम लोग कंडक्ट करते हैं तो वो माइक्रो लेवल पे आता है। फर्म, परिवार, फर्म और विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करता है। ठीक है, हमारे पास जो बाजार होता है, इस बाजार में हम कैसे वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो लेवल का पार्ट होता है। तो एक बाजार होता है, उस बाजार में अपना व्यवहार होता है और उन व्यवहार के अनुरूप वस्तुओं का कैसे वितरण होता है, उसकी एनालिसिस जहां पे की जाती है वो माइक्रो हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए माइक्रो का पार्ट क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है एक उपभोक्ता, कंज्यूमर जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, एक प्रोड्यूसर हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, आपका मार्केट हो जाता है, और मार्केट के अंतर्गत आपका परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है। और इनपरफेक्ट कंपटीशन के कई क्लासिफिकेशन बन जाते हैं, आपका मोनोपोली हो जाता है, डिओपोली हो जाता है, ओलिगोपोली हो जाता है। तो इस प्रकार परफेक्ट का और इनपरफेक्ट जो मार्केट होता है वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो परफेक्ट और इनपरफेक्ट मार्केट को जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो परफेक्ट एक आइडियल कंडीशन होती है, यानी कोई भी कंट्री की इकोनॉमी परफेक्ट की दिशा की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसमें जब हम परफेक्ट की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसमें कुछ हमारी इकोनॉमी में हमने देखा होगा, मार्केट मैकेनिज्म अच्छा काम करता है तो हम परफेक्ट की काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और कहीं पर परफेक्ट से हम बहुत दूर रहते हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है कि आखिर परफेक्ट मार्केट के पास कौन सा मार्केट होता है, और एक प्रश्न बन जाता है कि आखिर परफेक्ट मार्केट से दूर कौन मार्केट होता है। तो इस प्रकार जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये मार्केट जो पार्ट होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बन जाता है। इसलिए मार्केट को बहुत केयरफुली हम लोग इन क्लासेस में देखेंगे। और मैं मार्केट के अंतर्गत आपको सबसे पहले इनपरफेक्ट मार्केट आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आपका परफेक्ट मार्केट डिस्कस करने के बाद इन परफेक्ट मार्केट के अंतर्गत मोनोपोली से हम लोग काम करना चालू करेंगे। मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर आपके पास क्या होता है डिओपोली, फिर आपका ओलिगोपोली। इस प्रकार करके पूरे मार्केट का जो क्लासिफिकेशन होता है उनकी पूरी थ्योरम्स को यहां पर डिस्कस करेंगे, तो हमारा जाकर के मार्केट का पूरा कंप्लीट होगा। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रश्न इस मार्केट यूनिट से आते हैं। तो ये माइक्रो का बहुत बड़ा पार्ट होता है मार्केट, क्योंकि ये कंज्यूमर को जोड़ता है और यही मार्केट प्रोड्यूसर को जोड़ता है।
तो इस प्रकार जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये परीक्षण करता है कि निर्णय एवं व्यवहार, ठीक है। देखो जो आपका कंज्यूमर वाला सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता का व्यवहार, आपने देखा होगा यूनिट भी लिखा होगा कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें रेशनल बिहेवियर की बात को लिया जाता है। और रेशनल बिहेवियर को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो रेशनल बिहेवियर में कई चीज़ें आपके कोर्स में आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा होगा, तो उनको हम लोग भी क्या करेंगे इसमें एनालिसिस में शामिल करेंगे। तो इसमें उनका कैसे व्यवहार प्रभावित करता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं जो मूल्यों का निर्धारण करती है, और किस प्रकार से इसके बदले में मूल्य एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांगों को निर्धारित करती है, इसका एनालिसिस हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, सबसे छोटी इकाई आपकी उपभोक्ता है, और उपभोक्ता के व्यवहारों का अध्ययन यहां पर किया जाएगा। तो चलिए अब हमने ये देख लिया है। अब देखने के बाद हम क्या करते हैं कि इस एनालिसिस में सबसे पहला जो पार्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, हम क्या कहते हैं मांग की लोच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मांग के विषय में आप लोग बहुत कुछ जानते हो, और मांग के विषय में जब आप कुछ काफ़ी चीज़ जानते हो तो उसका हम टेक्निकल पार्ट आपके साथ डिस्कस करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट मांग की लोच पर आ जाता हूं, और मांग की लोच के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मांग की लोच क्या कितने प्रकार की होती है तथा उसमें भी टेक्निकल पार्ट क्या क्या होता है उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका मांग की लोच का पार्ट बनता है, एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले जो इसमें आपके पास पहला अप्रोच आता है कि आपकी मांग क्या होती है। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि मांग जो होता है वो एक निश्चित समय में आवश्यक वस्तुओं को हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं, वो मांग होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स ये क्या कहती है कि प्रभावी आवश्यकता, जब आपकी आवश्यकता प्रभावी होती है, प्रभावी आवश्यकता जिसके लिए हम मूल्य चुकाने के लिए तैयार हों, जिसके लिए हम मूल्य चुकाने को तैयार हूं, वो आपकी प्रभावी आवश्यकता मांग कहलाती है। ठीक है, तो इस मांग वाले कॉन्सेप्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि आपकी आवश्यकता प्रभावी आवश्यकता होनी चाहिए, प्रभावी आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, उस वस्तु के लिए भुगतान करने को आप तैयार हो। ठीक है, यानी आप भुगतान करना चाह रहे हैं। और तीसरा, ये क्रिया एक निश्चित समय में कंडक्ट हो रही हो। तो जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मांग कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, जैसे फिजिक्स का नियम होता है, फिजिक्स का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें विस्थापन दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। वही थ्योरी आपकी यहां पर लगाई जाती है। तो हम एक्नोफिजिक्स की बात करते हैं, और एक्नोफिजिक्स हमें यह बताती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आता है या वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य चरों में परिवर्तन आता है तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग लोच की संज्ञा देते हैं। जैसे आपकी जो डिमांड है, ये जो आपकी डिमांड है, इट विल बी डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो ये उसी वस्तु के मूल्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए एक्स वस्तु की डिमांड है तो एक्स वस्तु के ये मूल्य पर निर्भर करेगा। दूसरा, ये क्या करता है, उस व्यक्ति की इनकम यानी आय पर निर्भर करेगा। और तीसरा आपके पास मैं ले लेता हूं कि अदर कमोडिटी के प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास होती हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती होंगी।
ठीक है। अगर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्वतंत्र चर कहते हैं। इन स्वतंत्र चर में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, तीनों वेरिएबल अर्थव्यवस्था में एक साथ काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक प्राइस वाला वेरिएबल अभी काम करेगा, फिर इनकम वाला बाद में करेगा, अदर प्राइस ऑफ अदर इनकम का और बाद में करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। ये तीनों वेरिएबल, इसके अलावा अन्य कई वेरिएबल्स होते हैं, वो भी अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। तो मैंने ये मान लिया है कि अदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में अभी न्यूट्रल हैं या कांस्टेंट हैं। ये तीन वेरिएबल हैं जो सबसे ज्यादा तेजी से काम करते हैं। अब अगर देखिएगा यहां पर कि डिमांड जो आपकी प्रभावित हो रही है, प्राइस ऑफ एक्स से प्रभावित हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर मांग की मूल्य लोच है। ठीक है। उसी वस्तु की मांग उसी वस्तु के मूल्य से प्रभावित हो रही है। तो अगर इस प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मांग की मूल्य लोच कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है। देखो, इसमें मूल्य उसी वस्तु का दूसरे और उसी वस्तु की मांग के बीच का एक रिलेशनशिप बैठा रहे हैं, तो ये आपकी मांग की मूल्य लोच होगी। दूसरा, अगर इसके साथ इनकम, अदर वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, उस उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है। तो जब उस उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है, यानी किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब हम ये रिलेशनशिप कहीं फाइंड आउट कर लेते हैं, जब हम इस रिलेशनशिप को जब पा लेते हैं, तो ये मांग की आय लोच कहलाएगी, मांग की आय लोच कहलाती है। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी कहलाएगी। और तीसरा वेरिएबल मैंने अदर कमोडिटी का लिया है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अदर कमोडिटी के मूल्य में यदि प्रभाव पड़ता है और डिमांड इस कमोडिटी की या तो पहले से कम हो जाती है एक्स कमोडिटी की, या तो पहले से बढ़ जाती है, तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है तो उसे हम लोग मांग की आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। मांग की आड़ी लोच, या जिसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये तीन प्रकार की इलास्टिसिटी है, और मैंने देखा इससे जरूर प्रश्न एक आया है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार जो ये मेरा टॉपिक बन जाता है, ये टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की लोच टॉपिक कहते हैं। ये टॉपिक आपका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत आपके तीन प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। पहली मांग की मूल्य लोच, दूसरी मांग की आय लोच, और तीसरी मांग की आड़ी लोच होती है। ये तीन टॉपिक आपके यहां से बनते हैं, और लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मांग की मूल्य लोच इसका टॉपिक ही रख देते हैं, जहां पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होना चाहिए। मांग की मूल्य लोच उस मांग की लोच का एक पार्ट बन जाता है। तो अगर मैं इसका करूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला, हमारे पास डी इज द फंक्शन ऑफ पी होता है। ठीक है। उसी वस्तु का मूल्य उसी वस्तु के क्या होता है, प्राइस से पे निर्भर करता है, तो इसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा आपका है कि अगर एक्स वस्तु की मांग उस व्यक्ति की इनकम पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और तीसरा आपने देखा होगा कि एक्स वस्तु की जो डिमांड है, डी एक्स जिसको हम कहते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी पे मान लीजिए निर्भर करता है। अगर मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ता है
इसकी भी डिमांड बढ़ जाती है, या इसका प्राइस बढ़ता इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो जब इस प्रकार का रिलेशनशिप हमको कहीं ट्रैक करने को मिलता है तो इसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की संज्ञा देते हैं। तो एग्जाम में ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे जरूर प्रश्न आपने देखा होगा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलिए मैं पहले पे बात करता हूं। तो जो पहला टॉपिक आपका बन जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला टॉपिक आपका बन जाता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही फिजिक्स का थ्योरम काम करती है। फिजिक्स का थ्योरम क्या कहती है कि जब किसी वस्तु में फोर्स लगता है तो उसमें विस्थापन होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या कहेंगे कि अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए और विस्थापन बहुत ज्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इलास्टिकल है कमोडिटी। सेम वही थ्योरम यहां पे काम करती है और यहां पे क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, किसी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके अनुपात को हम मांग की मूल्य लोच कह सकते हैं। या और सिंपल भाषा में कह लूं कि यदि मूल्य में, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यदि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन होगा, जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो। तो इनके जो मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन हो रहा है इसके अनुपात को ही मांग की मूल्य लोच कहा जाता है। यानी इसका फार्मूला क्या बनेगा, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू सबसे पहले चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, फिर चेंज इन क्या होता है, डिमांड। तो चेंज इन डिमांड जो है उसको ऊपर लिखेंगे, चेंज इन प्राइस को नीचे लिखेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा पी अपॉन पी होता है। पी जो आपका है वो इनिशियल प्राइस है, प्रारंभिक मूल्य है। डेल्टा पी क्या है, वो आपका चेंज इन प्राइस को दिखाता है। डेल्टा पी आपका चेंज प्राइस को दिखाता है। तो चेंज प्राइस को जब आप प्रारंभिक मूल्य से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका चेंज इन प्राइस में आपका प्रतिशत परिवर्तन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार अब आपकी मांग में क्या परिवर्तन हुआ है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू हो जाता है। और क्योंकि दोनों के वेरिएबल के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है इसलिए इस फार्मूले के पहले हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सिंबल मेंशन कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाता है वो आपका आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट होकर के हमको निकल करके आ जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स में एक मिनट, किसी को प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए हमारे पास, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आई, एक लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बाकी क्या प्रॉब्लम आई होगी। अब देखिए हमारे पास अगला पॉइंट जो बन जाता है, अगला पॉइंट हमारे पास इसी में टॉपिक बन जाता है कि जो आपकी मांग की मूल्य लोच होती है वो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 5 प्रकार की रखेंगे।
जिसमें 3 आपकी रियल लाइफ में प्राप्त हो जाती हैं। रियल लाइफ में आपका जो 3 होती हैं वो आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगी, और जिसकी इलास्टिसिटी आपकी होगी, यानी जैसे EP इक्वल टू 1 अगर आंसर आता है तो इसका मतलब होता है कि वस्तु सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु का मतलब क्या होता है? यानी सामान्य वस्तु वो होती है जिस अनुपात में किसी वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होता। मान लीजिए 10% मूल्य चेंज हुआ तो उसकी मांग में भी परिवर्तन 10% दिखाई पड़ता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है तो ये वस्तु सामान्य होगी, और इसे हम लोग क्या करते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में आरामदायक वस्तु बोलेंगे। बहुत केयरफुली इनको देख लीजिएगा इन चीजों को। सामान्य वस्तु वो वस्तु होती है जिस अनुपात में उस वस्तु का मूल्य, क्योंकि प्रारंभिक चर आपका क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है मूल्य होता, अगर मूल्य में 10% परिवर्तन दिखाई पड़ा, 10% मूल्य बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी 10% डिक्लाइन कर जाती है। तो 10% डिमांड क्या करती है, डिक्लाइन कर जाती है। तो अगर ये अनुपात यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी अगर उतना ही चेंज हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये आपका सामान्य वस्तु है, यानी यूनिट इलास्टिसिटी, यानी इकाई के बराबर लोच वाली वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा पाया जाता है। यानी जिनकी लोच इकाई के बराबर होती है उनके संदर्भ में ऐसा हमको रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है। और आरामदायक वस्तुओं की डिफिनीशन याद रखिएगा। आरामदायक वस्तुएं वो होती हैं जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाती हैं। उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, आरामदायक वस्तुएं। जैसे आप गर्मी का महीना है, पंखा चला लेते हो, और गर्मी पड़ गई कूलर चला लेते हो। ठीक है, कूलर से मुझे लगता है कि काम चल जाता। बहुत ज़्यादा गर्मी तो इतनी होती नहीं कि एसी की ज़रूरत पड़े। तो कहीं ना कहीं कूलर तो आपकी आरामदायक वस्तु है, लेकिन एसी आपकी विलासी वस्तु हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, पैरों में जूते पहन लिए। जूते आपने एक नॉर्मल रेट के ले लिए जूते, लेकिन जब आपने देखा कि 10,000 का कोई जूता लेता है, 20,000 का जूता लेता है, तो आप ये बात तो समझ जाते हो कि ये कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल गुड्स ना हो करके लग्जरियस कमोडिटी हो जाती है। तो ये पॉइंट आप बहुत केयरफुली देख लेना कि नॉर्मल कमोडिटी जो होती है वो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ा रही होती है, लेकिन वर्किंग इफिशियंसी से अगर हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को डिक्लाइन कर जाती है। जैसे आप भारत में एक काम करिए, कार लेकर के, अल्टो कार निकलिए लेकर के, ये आपकी वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ा रही है। लेकिन आप एक काम करिए, मर्सिडीज लेकर निकलिए, तो मर्सिडीज कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग इफिशियंसी को डिक्लाइन करेगी। पहले तो आप पार्किंग ढूंढेंगे उसके लिए, फिर पार्किंग में बाद आपको टेंशन रहेगी उसमें कोई स्क्रैच ना मारते। तीसरा आपका टेंशन रहेगा भारत में उसके लिए रोड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये आपकी लग्जरियस गाड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि आपकी वस्तु का नेचर कैसा है, और वस्तु के नेचर के अनुसार ही उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्लासिफाई करते हैं और उसकी लोच को डिटरमाइन करते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का मैंने आपके साथ डिफिनीशन क्लियर किया कि इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, इस प्रकार की वस्तुओं में जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। यानी जो ये होती है आपके पास, मैं ऊपर लंब अक्ष पर मैंने क्या रख लिया, मूल्य को रखा है, और नीचे आधार अक्ष पर मैंने क्या रखा है, एक्स वस्तु की मात्रा को रखा है। तो जब किसी वस्तु का मूल्य P1 है तो उसकी मात्रा कितनी है, Q1 है। अब देखिए मूल्य में 10% का परिवर्तन होता है, P2 10% का परिवर्तन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्वांटिटी भी 10% बढ़ जा रही है। तो देखिए ये जो आपके पास ये आपका पार्ट, जो ये पार्ट आप देख रहे होंगे, ऊपर वाले चतुर्भुज का जो पार्ट है वही नीचे वाले चतुर्भुज के एरिया का मान रहता है। इस प्रकार की वस्तुओं में ऐसा दिखाई पड़ता है, और ये आपकी यूनिट इलास्टिसिटी के लक्षण होते हैं।
यानी इसको अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से बात करता हूं तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर नहीं चेंज होता है। जैसे एक कंज्यूमर है, 5 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदा, ये आपका मूल्य है 5 रुपए की, और ये क्या होता है, मात्रा है। 5 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदा, 4, तो कितना खर्च हुआ उसका, 20 रुपए। मान लीजिए मूल्य घट करके 4 हो जाता है, अब खरीदी गई वस्तुएं कितनी हो गई, 5। अब देखिए उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर भी वही बना रहता है। तो जो आपके पास सामान्य वस्तुएं होती हैं या जिसकी लोच यूनिट इलास्टिसिटी होती है, उसकी एक्सपेंडिचर जो अमाउंट होता है वो सदैव कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पर किया गया व्यय का मान सदैव बराबर रहता है। तो आप या तो प्राइस से आप देख लीजिए कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% चेंज हुआ है, तो क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है वो बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर दिखाई पड़ते हैं। तो इसे हम लोग यूनिट इलास्टिसिटी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत केयरफुली इन वस्तुओं को आपको देखना होगा, और इसका लक्षण ये होता है कि ये वस्तुएं आरामदायक होती हैं तथा आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए, ये बेसिक है। आपका दूसरा है आपका ईपी इज ग्रेटर देन 1, यानी इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है। इकाई से अधिक लोचदार वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं इकाई से अधिक जिसमें मूल्य में, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मूल्य में 10% का परिवर्तन हो, लेकिन जो उनकी मात्रा है, जो उनकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में मोर देन 10% का परिवर्तन दिखाई पड़े। मोर देन 10% का मतलब होता है दैट में बी 20, दैट में बी 30, बट ये 10 से ज्यादा होगा। अगर 10 हो गया तो आप क्या कहोगे, यूनिट इलास्टिसिटी है। लेकिन 10 से ज्यादा आपको परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो उन वस्तुओं को आप क्या कहते हो, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, यानी इकाई से अधिक मांग की लोच आप कहोगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें जो ग्राफ आपका, ये कमोडिटी जो होती है, ये कमोडिटी आपकी विलासी वस्तुओं के संदर्भ में होती है। इनकी वस्तुएं जो होती हैं वो ये विलासी वस्तुएं होती हैं, जे आपकी कार्य क्षमता को घटाने वाली होती हैं, कार्य क्षमता को घटाने वाली वस्तुएं होती हैं। ये अधिकतर प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं होती हैं, प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इनसे डायरेक्ट यूटिलिटी नहीं होती मिलती है, बल्कि दूसरा व्यक्ति आपसे कहता, अरे आपके पास इतनी बढ़िया कार है, आपको कार से मतलब नहीं, आपने कार को खड़ा किया आप दरवाजे पे, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका मन खुश हो रहा, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा, तो इस प्रकार की वस्तुएं ये होती हैं। ठीक है, तो ये विलासी वस्तुएं होती हैं, इससे वर्किंग एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, आपने स्वेटर खरीदा 20,000 रुपए का, ना तो आप उसको धुल सकते हो घर में, ना तो उसको धूल में पहन सकते हो, कई कंडीशन लगा के दे देते हैं ना स्वेटर वाले कि 20,000 का है, इसको आप इस क्लीनिंग, ये ड्राई क्लीनिंग कराइएगा, ये क्लीनिंग कराइएगा, इतने 2 घंटे से ज़्यादा इसको कंटिन्यू पहनिएगा मत, इसको प्रेस मत करिएगा, इसमें किसी का हाथ नहीं छूना चाहिए, इसको धूल में नहीं पहनिएगा। ये लग्जरियस कमोडिटी होती हैं। ये क्या होते हैं, केवल और केवल प्रदर्शन करने के लिए इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी ग्रेविटी दिखाता है कि सोसाइटी में मेरा क्या प्रभुत्व है। ठीक है, और इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, इनका जो डिमांड कर होता है वो पिछली की अपेक्षा क्या होता है, स्टीपर होता है, यानी कम ढालदार पाया जाता है। ठीक है, कम ढालदार पाया जाता है। ये आपने प्राइस इधर ले लिया, इधर आपने क्वांटिटी ले लिया। अब देखिए कि ये आपका प्रारंभिक मूल्य P1 है, ये आपकी क्वांटिटी Q1 है। जब मूल्य आपका क्या किया, मूल्य आपका डिक्लाइन कर गया, मूल्य आपका डिक्लाइन करके P2 हो गया, तो देखिए क्वांटिटी कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ गई, क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की वस्तुओं में ऐसा लक्षण पाया जाता है कि वस्तु का मूल्य
थोड़ा सा कम होता है और लोग इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये लग्जरियस कमोडिटी के साथ होते हैं। जैसे गोल्ड में 1000 गोल्ड का दाम गिर जाए, लोग देखो कितने ग्राहक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का कुल व्यय पहले से बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे पहले मान लीजिए 5 रुपए का ये प्राइस है, 5 रुपए की 10 वस्तुएं थी, हम 10 वस्तुएं खरीदते हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 50, ये क्वांटिटी है। अब मूल्य मान लीजिए घट करके 3 रुपए हो जाता है, तो इनका जो खरीदने की मात्रा है वो कितनी हो जाती है, आपके पास 20 यूनिट हो जाती है, सपोज दैट। तो एक्सपेंडिचर का मान कितना हो गया 60। तो पहले 50 रुपए एक्सपेंडिचर था, मूल्य कम हुआ 5 रुपए से 3 रुपए हो जाता है, तो इनके जो खर्च करने का व्यय का मान है वो भी पहले से अधिक हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी। तो इसमें ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और ये मैंने टोटल मेथड से बताया, परसेंटेज मेथड से भी बताया, और वस्तु का नेचर भी आपको डिफाइन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट है आपका लेस यूनिट इलास्टिसिटी। लेस यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी मांग की लोच क्या हो जाती है, थर्ड है मांग की लोच ईपी इज लेस देन 1 होता है, तो उसे हम लेस यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका ईपी कम होता है, यानी इकाई से कम मांग की लोच। ठीक है, इकाई से कम, यानी इकाई से कम का मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो उसकी जो डिमांड है क्वांटिटी वो मात्र 7% ही घटती, यानी 10% से कम ही घटेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहीं रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है तो आप क्या कहोगे कि ये लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी है। और इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो अधिकतर आवश्यक वस्तुएं ही होती हैं। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आवश्यक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, सर्वाइवल के लिए आवश्यक हो, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक होते, जीने के लिए नहीं, जीवन के लिए। मैं बहुत टेक्निकल वर्ड देखिएगा, फॉर द लाइफ। ठीक है, यहां पर जीवन के लिए आवश्यक है, जीने के लिए मैंने नहीं बोला, जीने के लिए आपकी अगली कम्युनिटी में बात करूंगा। ठीक है, इसमें वस्तु का मूल्य में 10% का परिवर्तन होता है, लेकिन डिमांड में जो चेंज होता है वो 10% से सदैव कम ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाइएगा कि ये लेस यूनिट इलास्टिसिटी है, और इसका जो डिमांड कर्व होता है, इसका डिमांड कर्व ज्यादा ढाल वाला होता है। देखिए, इसका ढाल ज्यादा है। ठीक है, आपके पास यहां पर प्राइस को लिया गया है, यहां पर आपके पास क्वांटिटी को लिया गया है, ये आपके पास मूल्य है आपका, इसका नाम है P1, इसका नाम है Q1। अब आप देखिएगा कि ये मूल्य घट करके P2 हो जाता है। देखिए, मूल्य डिक्लाइन होकर के P2 हो जाता है और क्वांटिटी बढ़ करके Q2 हो जाती है। तो आप देखिएगा मूल्य घटा 10% और मात्रा बढ़ी मात्र 7%। ठीक है, तो इस प्रकार का रिलेशनशिप अगर कहीं पे भी दिखाई पड़ता है तो आप कहोगे ये आवश्यक वस्तुओं के साथ ऐसा पाया जाता है। ठीक है, और इसको मैं अगर टोटल मेथड से बात करता हूं, टोटल मेथड से, तो एक्सपेंडिचर अमाउंट क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट डिक्लाइन हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। जो व्यय होता है कंज्यूमर का प्राइस गिरने के बाद वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है, 5 रुपए की कोई वस्तु है, प्राइस है आपका 5 रुपए और उसकी खरीदी गई मात्रा है 10 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 50, दोनों को गुणा कर दिए, प्राइस घट गया। ठीक है, प्राइस घट के 3 हो जाता है, तो क्वांटिटी बढ़ के कितना हो गई, मात्र 11 हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 33 हो गया। ठीक है, आपका नमक है, सपोज दैट इसेंशियल कमोडिटी में मैं रखता हूं नमक को, नमक का रेट घट जाएगा तो हम दुगना नहीं खाने लगेंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ऑफ माई लाइफ है, वो फिक्स है।
आप 2 लाख रुपए कर दोगे तो भी फिक्स है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। 50 रुपए केजी दोगे तो भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ कमोडिटी जो होती है, उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा प्राइस से परिवर्तन हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह का हमको व्यवहार यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी की कमोडिटी को हमने डिस्कस किया आपके साथ। अब मेरे पास जो अगली कमोडिटी आती है, चौथी कमोडिटी आती है, वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पाई जाती है। पहला तो आता है ईपी इक्वल टू जीरो। ईपी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है ऐसी कमोडिटी जिसका मूल्य बढ़े या मूल्य घटे। ठीक है, 10% चाहे मूल्य बढ़े चाहे 10% मूल्य घटे, बट उसकी जो डिमांड होती है वो रिमेन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता, यानी मूल्य से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई पड़ता है तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि ये आपको जो कमोडिटी है वो क्या होता है, इसके बिना आपका जीवन असंभव है। यानी जीवन के लिए सबसे आवश्यक, जीवन के लिए, जीने के लिए नहीं, जीवन के लिए, लाइफ के लिए, ठीक है, वो आपकी कमोडिटी थी सर्वाइवल के लिए, ये सर्वाइवल के लिए थी, ये आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी होती है, सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान मेडिसिन थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाहे आप फ्री की दे दो वो दवा, चाहे 2 लाख ले लो चाहे 4 लाख ले लो, मुझे उतनी यूनिट दवा चाहिए तो चाहिए। तो इसका प्राइस मेरी डिमांड को परिवर्तित नहीं कर पा रहा था, चाहे जो प्राइस आप लीजिए। ठीक है, तो जो आप देखो डॉक्टर बोल देता कि ये इंजेक्शन आपको रिक्वायर्ड है, वो चाहे 10 रुपए का मिले, चाहे 20 रुपए का मिले, चाहे 2 लाख का मिले, चाहे 5 लाख का मिले, हम उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी के साथ ये होता है। ठीक है, प्राइस, एनी चेंज इन प्राइस डिमांड को कोई परिवर्तन नहीं ला पाती है। और इस प्रकार की जो कमोडिटी होती है ये आपका लंब अक्ष के समांतर होता है। इसका मांग वक्र जो डिमांड कर होता है वो लंब अक्ष के समांतर होता है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस है और ये आपकी प्राइस क्या होती है, P1 है, आप ए पॉइंट पर हैं, आपकी डिमांड कितनी है, OD है, प्राइस बढ़ करके P2 हो जाता है बट डिमांड आपकी उतनी रहती है, प्राइस बढ़ करके आपका P3 हो जाता है, डिमांड उतनी रहती है, प्राइस बढ़ के P4 हो जाता है, डिमांड आपकी उतनी ही रहती है। तो इस तरह की कमोडिटी में हमको ऐसा पाया जाता है, इसलिए इसे क्या होता है, ये आपकी मांग, शून्य मांग की लोच वाली इस कमोडिटी को हम कहते हैं। यानी इसकी मांग की लोच शून्य होती, कोई लोच नहीं होती मूल्य में। जैसे फिजिक्स का नियम है, फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दीवार टाइप का हो गया। दीवार में चाहे जितना फोर्स लगाओ लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऐसी कमोडिटी हमारे पास है। और आपका अगला है फिफ्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी कमोडिटी वो होती है, भी रियल लाइफ में नहीं पाई जाती है, जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। थोड़ा का मतलब होता है 1% भी अगर मूल्य बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाए, तुरंत जीरो हो जाए। मूल्य थोड़ा भी बढ़े डिमांड जीरो हो जाए। और किसी कारण से अगर मूल्य 1% घट जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड इनफाइनाइट हो जाए। अगर ऐसा कहीं भी व्यवहार दिखाई पड़ता है तो वो कमोडिटी आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी वाली कमोडिटी हो जाएगी। थोड़ा सा मूल्य बढ़ने से डिमांड जीरो, थोड़ा सा मूल्य कम होने से डिमांड इनफाइनाइट, अनंत मांग हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इस प्रकार का जो मांग वक्र होता है वो आधार अक्ष के समांतर पाया जाता है। ठीक है, ये आधार अक्ष के समांतर पाया जाता है। ठीक है, और ये आपके पास देखिए कि यहाँ पर आपका प्राइस है और ये आपकी डिमांड की गई मात्राएं हैं। ठीक है, मूल्य थोड़ा सा कम होने पर क्या हो जाता है, डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है, मूल्य बढ़ने पर डिमांड शून्य हो जाती है। तो ये 5 प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। अगर मैं इसको फिर से डायग्राम से डिफाइन करूं
ठीक है। तो डायग्राम से डिफाइन करने का मतलब होता है कि एक तो आपके लंब अक्ष पे समांतर होती है, जिसको क्या कहते हो, EP इक्वल टू 0 कहते हो। दूसरा आपका कुछ ऐसा होता है, इसको EP इज ग्रेटर देन 1 कहते हो, सॉरी EP इज लेस देन 1 है ये EP। तीसरा आपके पास ये होता है, तो EP इक्वल टू 1 होता है। चौथा आपका EP इज ग्रेटर देन 1 होता है। और पांचवा जो आपका डिमांड कर होता है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, तो EP इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस प्रकार करके हमारे पास ये आपकी कमोडिटी अत्यधिक आवश्यक वाली है, ये आपकी कमोडिटी आवश्यक वाली है, ये कमोडिटी सामान्य है, ये आपकी विलासी वस्तु है, और इसको तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता हूँ कौन सी वाली कमोडिटी है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी कोई पाई नहीं गई है। तो इस प्रकार 5 प्रकार का मांग का मूल्य लोच होता है। और जो मैंने आपके साथ पहला पॉइंट डिस्कस किया, मांग की लोच का पहला पार्ट है मांग की मूल्य लोच। एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कल का जो लेक्चर होगा मांग की आय लोच पे मैं फोकस करूंगा, और मांग की आय लोच पूरा डिफाइन करूंगा कि कैसे उसमें व्यवहार दिखाई पड़ता है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा एक बार।